Hello dear students, I am Akhilesh Prakash, Physics Faculty Resonance Kota. And as you know that IGSO series is going on, and in IGSO series today we are going to cover the topic fluid, right? And today is our first lecture of fluid. So while proceeding with the topic fluid, we have to know what is fluid, right? तो फ्लूइड में सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या है, ठीक? सो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव शेप ऑफ इट्स ओन, राइट? फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि फ्लो करता है किसी भी अप्लाइड फोर्स के एक्शन पे, ठीक है, और उसका कोई खुद का शेप नहीं होता। जैसे लिक्विड और गैस, लिक्विड आपने देखा होगा, लिक्विड में अपन एग्जांपल ले सकते हैं लाइक वाटर। किसी भी कंटेनर में वाटर रखा हो या कहीं फर्श पे भी हम वाटर गिराते हैं तो वो फ्लो करने लगता है, लेकिन उसका खुद का शेप नहीं होता। जिस भी वेसल में रखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है, ढल जाता है, राइट? सो फ्लूइड को स्टडी करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें? एक हाइड्रोस्टैटिक में और दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स में, ठीक? हाइड्रोस्टैटिक क्या है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड रुका हुआ है। जब रुके हुए फ्लूइड की बात करेंगे, एग्जाम्पल में वाटर यदि रेस्ट पे किसी कंटेनर में रखा हुआ है या किसी वेसल में रखा हुआ है तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक? और वही जब वो वाटर फ्लोइंग हो रहा होता है, लाइक झरने से जब पानी गिर रहा है, तो वहां पे जब उस फ्लूइड की स्टडी की जाएगी तो वो हाइड्रोडायनेमिक में आएगा। और इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे, बिहेवियर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एंड मोशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है आदर्श, आइडियल फ्लूइड। सी, तो आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस। व्हाट? इट इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी एंड इररोटेशनल। आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी एंड इररोटेशनल। तो स्टेडी फ्लो जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? स्टेडी फ्लो का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड की किसी पॉइंट पे, ठीक है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। The fluid velocity at each point does not change with time, neither in magnitude nor in direction. ना तो मैग्नीट्यूड में ना ही डायरेक्शन में। वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, राइट? तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी किसी पॉइंट पे है वो चेंज नहीं हो रही है किसी डायरेक्शन में, ना तो मैग्नीट्यूड में, तो हम बोलते हैं कि फ्लूइड स्टेडी है, रुका हुआ है। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो कांस्टेंट होती है उसके फ्लो के टाइम पे। जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो कांस्टेंट होती है जब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जैसे पानी कहीं से बह रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है, आप जब रुके हुए पानी की डेंसिटी मेजर करेंगे और बहते हुए पानी की डेंसिटी मेजर करेंगे, दोनों की डेंसिटी सेम ही होगी, तो वो इनकम्प्रेसिबल है। मतलब उसको यदि किसी कंटेनर में रख गए और हम कोशिश करें कि उसको दबाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो और दब जाए। कंटेनर के अंदर जितना उसका वॉल्यूम है वो उतना रहेगा ही रहेगा, राइट? नॉन विस्कस फ्लो जब बोलते हैं जिसका मतलब क्या हुआ? नॉन विस्कस फ्लो का मतलब होता है कि नो इंटरनल फ्रिक्शन। जब फ्लूइड जो है वो जब फ्लो कर रहा है या रुका हुआ है तो उसके लेयर्स में, वो क्या लेयर्स में डिवाइडेड होता है, तो उसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अपन सब लोगों ने बारिश के टाइम पे नाव बना के छोड़ी होगी, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम उस नाव को छोड़ रहे हैं ऊपर से और वो बहते हुए जा रही है आगे, तो उसके नीचे की जो लेयर्स है, जैसे टॉप पे यहाँ नाव हमने बना के छोड़ दी, ठीक है, तो ये टॉप की जो लेयर है इस पे तो वो फ्लो कर रहा है लगातार। ऐसा नहीं होगा नीचे वाली लेयर इसको खींच रही होगी पीछे की तरफ, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर रखा जाएगा तो वो उसको रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करेगा। यही होता है नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है? इररोटेशनल जब बोल रहे हैं, सो व्हाट इज मीन बाय इररोटेशनल? इररोटेशनल इज देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड अबाउट एनी पॉइंट। वहां किसी भी पॉइंट पे उस पे एंगुलर मोमेंटम नहीं हो रहा है। एक स्मॉल व्हील एग्जांपल, जैसे एक स्मॉल व्हील लें, छोटा सा व्हील लें, ठीक है, और किसी पॉइंट पे रख दें फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड में कोई पॉइंट हो, किसी पॉइंट पे रख दें, किसी कंटेनर में फ्लूइड रखा है उसके किसी पॉइंट पे रख दे रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो व्हील जो है रोटेट करना शुरू कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के थ्रू, ठीक? जहां छोड़ देंगे वहीं वो रखा रहेगा, पड़ा रहेगा, ठीक? तो ये शो कर रहा है कि वो इररोटेशनल भी है। तो ऐसा जो फ्लूइड होगा उसी को हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड, ठीक? ओके। Thrust is defined as the force applied on any surface in a direction perpendicular to the surface। कहने का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है
उसके ऊपर यदि फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, उस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली, उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर पे, तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, राइट। कोई भी बॉडी यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है तो वो एक थ्रस्ट उस पे एक्सर्ट करती है, लेकिन कितना, जितना उसका वेट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस सपोज ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, राइट। इस ब्लॉक का वेट 10 kg है, तो ये एक थ्रस्ट इस पे अप्लाई कर रहा है। कितना अप्लाई कर रहा है, जितना इसका वेट है, राइट। हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड में थ्रस्ट कैसे होता है, तो सॉलिड के केस में तो हमने देख लिया कैसे अप्लाई कर रहा है, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है वो हमेशा वॉल्स, किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा है, राइट, किस पे करेगा, वो वॉल्स पे, जो फ्लूइड है वो वॉल्स पे करेगा उसके कंटेनर के, ठीक है। और लेकिन कैसे करेगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल्स, परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसा नहीं होगा कि ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है रखा हुआ है, लेट अस सपोज कंटेनर में फ्लूइड है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पे इस तरीके से फोर्स लगे, थ्रस्ट लगने लगे, इस तरीके से थ्रस्ट लगने लगे, किसी एंगल पे थ्रस्ट लगने लगे, ये नहीं होगा। थ्रस्ट हमेशा इस कंटेनर के वॉल्स पे परपेंडिकुलर ही लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। तो लिक्विड के केस में हम थ्रस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट एंड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है, तो थ्रस्ट की यूनिट सेम एज फोर्स, जो फोर्स की यूनिट होगी वही थ्रस्ट की यूनिट होगी, और फोर्स की यूनिट हमको पता है न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन ही होगी, थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन ही होगी, राइट। और 1 किलोग्राम वेट, हाँ, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ जो फोर्स है वो क्या होता है, ग्राम वेट और किलोग्राम वेट, तो इसलिए जो अदर यूनिट्स थ्रस्ट की होंगी वो भी ग्राम वेट और किलोग्राम वेट होंगी, और हमें पता है कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर इन अ फ्लूइड। अब किसकी बात हो रही है, प्रेशर की। अभी हमने बात करी थी थ्रस्ट की, अब किसकी बात हो रही है, प्रेशर की। तो प्रेशर की जब बात करते हैं तो प्रेशर का जनरल सा डेफिनेशन हम सबको पता है कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक जनरल सा डेफिनेशन पता है कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब देखना सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में तो हम किसी भी डायरेक्शन में, उस सरफेस के किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ठीक। कोई बॉक्स है, किसी सरफेस पे रखा है, अब इस पे हम यहां से भी फोर्स लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से फोर्स लगा सकते हैं एक बॉक्स के ऊपर जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, राइट। लेकिन जब हम बात फ्लूइड की कर रहे हैं तो फ्लूइड में जो फोर्स लगेगा, फ्लूइड में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स। कैसा लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो फ्लूइड के केस में कैसे डिफाइन करेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द फ्लूइड, the magnitude of normal force acting on a unit surface area of the fluid। एक कंटेनर है, उसमें वाटर फिल है, लेट अस सपोज कि कोई फ्लूइड रखा हुआ है, हमने मान लिया वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे जो प्रेशर लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में कि P इज इक्वल टू F बाई ए, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक। अच्छा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन सर प्रेशर इज इक्वल टू F बाई ए है, तो फोर्स तो वेक्टर है, फिर प्रेशर स्केलर क्यों है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर जब प्रेशर की बात होगी तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो चारों डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में, इस पॉइंट पे कोई प्रेशर निकालेंगे तो चारों डायरेक्शन में होगा। कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जबकि फोर्स जो है जब लगता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है, इसलिए प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। प्रेशर जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड के अंदर वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, लेकिन फोर्स जो होता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, तो इसलिए प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब प्रेशर की यूनिट की बात करते हैं तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन,
एरिया किस में लिखते हैं हम, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 atm, 1 atm stands for 1 atmospheric pressure. So 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg, which is equal to 1.013 into 10 to power 5 Pascal, right? दूसरी यूनिट क्या है, 1 बार। प्रेशर को बार में भी मेजर करते हैं, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। एक और यूनिट जो प्रेशर जिसमें मेजर किया जा सकता है वो है टॉर, और टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg। टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg। और अभी हमने देखा था कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। क्या बोल सकते हैं, 760 टॉर। ठीक, ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर थे, राइट। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। अब किसकी बात होगी, किसी कंटेनर में जो फ्लूइड रखा हुआ है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसके लिए अभी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे निकाल सकते हैं उसको, राइट। तो चलो मान लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसकी डेंसिटी रो है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी हाइट h है जिस पे ये फ्लूइड भरा हुआ है h हाइट तक। इस पे जो ग्रेविटी काम करेगी सबको पता है, स्मॉल g काम करेगी, राइट। तो इसका जो इस फ्लूइड का, इस कंटेनर में जो फ्लूइड रखा हुआ है, जो लिक्विड रखा हुआ है, ये एक डाउनवर्ड थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा कंटेनर के ऊपर, करेगा, राइट करेगा। ठीक, इस बॉटम पे, जो बॉटम है यहां पे थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, राइट। तो अभी हमको वही निकालना है कि प्रेशर मेजर करना है कि जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो फ्लूइड इसमें रखा हुआ है हाइट h तक, ये जो लिक्विड रखा हुआ है इसका अपना एक वेट होगा, ठीक, उस वेसल के अंदर। तो जो वेट ऑफ लिक्विड है इस वेसल के अंदर वो इक्वल टू होगा, कैसे निकालेंगे, हमें यदि इसका वॉल्यूम पता लग जाए, किसका, इस फ्लूइड का, सॉरी इस कंटेनर का फ्लूइड जो रखा हुआ है इसका वॉल्यूम पता लग जाए, इसकी डेंसिटी पता लग जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता लग जाए, तो हम वेट निकाल सकते हैं, इसका वेट निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया और हाइट। एरिया, इस कंटेनर का एरिया, और इस फ्लूइड जितना भरा हुआ है, लिक्विड जितना भरा हुआ है, उसकी हाइट पता लग जाए तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी रो, वाटर है तो उसकी डेंसिटी पता रहेगी, ठीक, मरकरी है तो उसकी डेंसिटी पता रहेगी, कोई भी फ्लूइड या लिक्विड जो इसमें रखा रहेगा उसकी डेंसिटी पता रहेगी, और जी तो सबको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक। तो अब जो ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि थ्रस्ट जो होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड होगा, थ्रस्ट जो होगा किसी एरिया पे वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेट निकल गया तो वो थ्रस्ट के इक्वल भी हो गया, राइट। तो ये जो वेट मिला ए एच रो जी, ये किसके इक्वल हो गया, थ्रस्ट के इक्वल हो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, है ना, इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया हो गया। और थ्रस्ट अभी हमने देखा था कि थ्रस्ट जो है वेट ऑफ लिक्विड के बराबर है, और वेट ऑफ लिक्विड हमने यहां निकाला था, तो ये एच रो जी अपॉन एरिया ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू एच रो जी, हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी फॉर्मूला आ गया। अब हमें यदि किसी भी वेसल के अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है और उसकी हाइट पता हो, उस वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो, उस लिक्विड की डेंसिटी पता हो, तो हम ये निकाल सकते हैं कि उस वेसल के ऊपर कितना प्रेशर अभी एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट तो देखते हैं क्या है। अब उतना चीज पढ़ने के बाद अपन ये ध्यान देंगे, 2 3 4 पॉइंट्स जो हैं इस पे, वो ध्यान देने वाली बात है। पहला, हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट, इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। जब लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर रखा है या कहीं भी रेस्ट में है, ग्लास के अंदर है, तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा, ठीक है, ठीक, वो हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन पे सेम करेगा, इक्वल अमाउंट में करेगा, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट देन इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन वन लेवल इनसाइड द लिक्विड, विच आर इन वन लेवल इनसाइड द लिक्विड। किसकी बात हो रही है, लेटर सपोज एक लाइन खींच रहा हूं मैं, इस लेवल पे बात करते हैं, तो उस लेवल पे
जो भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक, इक्वल प्रेशर होगा हर पॉइंट पे उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस बट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। लिक्विड प्रेशर इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी शेप का कंटेनर ले लें उस पर डिपेंड नहीं करता। लिक्विड का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, कितने हाइट तक हमने लिक्विड भर रखा है उस कंटेनर के अंदर। ठीक है, कितने हाइट तक भर रखा है, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके शेप पे नहीं डिपेंड करेगा। अब टोटल प्रेशर निकालना हो डेप्थ के अंदर किसी भी सरफेस में, तो अभी हमने देखा था टोटल प्रेशर की बात हो रही है, अभी प्रेशर देखा था रो जी एच। जब टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये क्या है, टोटल प्रेशर है। ठीक, और P नॉट यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। राइट, टोटल प्रेशर निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ओके, P इज टोटल प्रेशर एंड P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये देख लिया था, और क्यों है ये भी पता है। मीन प्रेशर निकालना हो हमें वॉल्स के ऊपर, किसी भी कंटेनर में यदि फ्लूइड रखा है तो मीन प्रेशर निकालना हो हमें जो बीकर में रखा है, तो कैसे निकालेंगे, एच रो जी बाई 2, जहां पे रो क्या है, डेंसिटी है लिक्विड की। ये फॉर्मूला यूज करेंगे मीन प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, मीन प्रेशर निकालने के लिए एच रो जी बाई 2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट, thrust exerted by liquid on the walls of the vessel in contact with liquid is normal to the surface of the pressure। ये हमें पता है कि जो भी thrust exert कर रहा है वो सरफेस के नॉर्मल है, वो सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। राइट, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब इस पे क्या बात करेंगे, थ्रस्ट ऑफ प्रेशर कैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे नेल्स हैव अ फ्लैट टॉप बट पॉइंटेड एंड, नेल्स की बात हो रही है। नेल्स आप सबने यूज भी की होंगी, शायद देखी होंगी। राइट, इनका क्या फ्लैट टॉप होता है बट पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इसमें क्या है कि हम यहाँ पे स्मॉल प्रेशर अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, इस टॉप के ऊपर, इसके ऊपर स्मॉल प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, हैमर से हैमरिंग करते हैं नेल्स को, कहीं वुडन लकड़ी में घुसाना हो या दीवार में घुसाना हो तो यहाँ पे एक स्मॉल प्रेशर लगाते हैं। बट जो हमें थ्रस्ट मिलता है इस पॉइंट से, इतना आसानी से वो दीवार में धंस जाती है, थोड़ा सा फोर्स लगाने पे, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे। ये क्यों होता है, हमें पता है कि P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जब घट गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एरिया घट गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। राइट, तो वही चीज की बात हो रही है कि जब नेल्स के ऊपर हम स्मॉल प्रेशर लगाते हैं तो ज्यादा थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। ठीक, वुडन बोर्ड पे भी सेम चीज होता है। तो आई बात समझ में, यहाँ एरिया घट गया, यदि हम इस नेल का यदि पॉइंटर हटा दे, एरिया यहाँ बढ़ा देंगे तो हमें और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा प्रेशर यहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो थ्रस्ट हमें फिर कम मिलेगा। राइट, जो सीविंग नीडल्स हैं, नेक्स्ट में सीविंग नीडल्स हैं, सुई धागा, कपड़ा सिलने वाली जो सुई है, उनके साथ भी सेम चीज होता है। वहां भी हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं फिंगर्स से, और नीडल क्या होती है, कपड़े कितना भी हार्ड हो उसमें प्योर्स हो जाती है, धंस जाती है, जिससे हम आसानी से जल्दी जल्दी कपड़ा सिल लेते हैं। राइट, कटिंग आइटम्स जो है हमारे, नाइफ्स, ब्लेड्स, नेल कटर्स, इन सब का एज शार्प होता है, इससे हमारी कटिंग इजी हो जाती है। एज शार्प होता है तो मतलब क्या है, एरिया घटा देते हैं, एरिया घटा देते हैं। एरिया घटा देते हैं, है ना, देखना आप यहाँ पे, ये जो पार्ट है हमेशा शार्प होता है। शार्प कर रहे हैं तो मतलब एरिया घटा दिया, एरिया घटा दिया तो हम प्रेशर जो भी अप्लाई करेंगे उसका थ्रस्ट हमें ज्यादा मिलेगा, है ना। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिड्यूसिंग प्रेशर की बात हो रही है तो हम प्रेशर कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्रेक्स होते हैं, व्हीकल के ब्रेक्स होते हैं, उनका सरफेस फ्लैट बनाया जाता है। तो जब सरफेस फ्लैट बना देते हैं तो उससे क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। अभी पीछे बात किया था,
P इज इक्वल टू F बाई A। अभी हम क्या कर रहे थे, पीछे एरिया घटा रहे थे और प्रेशर बढ़ रहा था। अब इस केस में जब प्रेशर हमें घटाना है, इस केस में जब प्रेशर हमें घटाना है तो क्या हम एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर घट नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। एरिया हम बढ़ा देते हैं और प्रेशर कम हो जाता है। एरिया इंक्रीज करते ही प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए जो ब्रेक्स होती हैं वो थोड़ी वाइड बनाई जाती हैं। यदि वो पॉइंटेड बना दी जाएंगे तो आप इमेजिन करो क्या होगा। जो हमारे एलॉय से बने हुए व्हील्स हैं, जो रिम है व्हील्स का, उस पर इतने स्क्रैचेस आ जाएंगे एरिया घटाते ही। ब्रेक आप लगाओगे पूरा स्क्रैच से खराब हो जाएगा वो आयरन, राइट। इसलिए वाइड बनाया जाता है। जो सोल हैं शूज के, वो थोड़े चौड़े बनाए जाते हैं जिससे हमारा वॉकिंग आसान हो जाता है। ठीक, वो भी यही सेम एप्लीकेशन है कि एरिया बढ़ा दिया, प्रेशर कम हो गया, राइट। जो आर्मी टैंक तोप की बात हो रही है, उनके बेल्ट्स आप देखे होंगे मूवीज वगैरह में। यदि रियल में नहीं देखा है तोप, तो मूवीज वगैरह में देखा होगा कि उसके जो व्हील्स हैं, ठीक है, वो बहुत वाइड बनाए जाते हैं। और किसके बने होते हैं? वो स्टील के बेल्ट होती है, वो जो चल रही होती है। अब क्योंकि फ्लैट रोड के लिए तो बनता नहीं है टैंक, सीधी सी बात है, वो कहीं भी जा सकती है, कीचड़ पड़ सकता है, पहाड़ पड़ सकता है, तो उसको चलने में आसानी होती है। जैसे ही हम उसको चौड़ा कर देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो किसी भी कीचड़ में भी जाके धंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा आसानी से, ठीक। ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो भी इसीलिए चौड़े बनाए जाते हैं। ट्रैक्टर आप लोग देखे होंगे फील्ड्स में जब चल रहा होता है तो कीचड़, कितनी भी बारिश हो, कितना भी कीचड़ हो, ट्रैक्टर आसानी से वहां से निकल जाता है कंपेयर टू अदर कार्स या अदर व्हीकल्स विच वी आर यूजिंग, राइट। आप इमेजिन करो कि उसी फील्ड में, उसी खेत में जहां पे हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं बारिश के सीजन में, खेत में के ऊपर, वहां पे यदि कोई कार चली जाए, हमारी बाइक चली जाए, हमारी इवन साइकिल भी चली जाए, तो कितना हार्ड हो जाता है उसको वहां पे चला पाना। बट ट्रैक्टर्स दे कैन इजिली मूव ऑन ओनली बिकॉज ऑफ देयर टायर्स। सो मतलब वही क्या किया, एरिया बढ़ा दिया और प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से वो आसानी से आगे बढ़ रहा है। कैमल फुट, कैमल का जो फुट है उसका भी पैर देखो आप तो चौड़ा रहता है, इसलिए वो बालू वगैरह, जो सैंड रेगिस्तान वाला एरिया है, वहां पे आसानी से चल लेता है। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा, है ना। कैसे? इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझो कि जब हम बालू पे चल रहे होते हैं तो हमारा पैर अप्रॉक्स 3-4 इंच वगैरह अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा। बट कैमल जब जाएगा तो मैक्सिमम उसका 1 इंच या 1.5 इंच तक, समझ में आया? उसको चलने में ज्यादा आसानी होगी वहां पे कंपेयर टू अस या कंपेयर टू एनी अदर एनिमल्स। हैंगिंग बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। जो हमारे स्कूल बैग्स हैं या कोई भी बैग है, उनका स्ट्रिप वाइड बनाया जाता है। स्ट्रिप जब वाइड बनाते हैं तो उससे क्या फायदा हो रहा है? इमेजिन करो कि उस स्ट्रिप को यदि नाइलॉन रॉड से, सॉरी नाइलॉन थ्रेड से बना दिया जाए तो कितना ज्यादा हमारे कंधों पे प्रेशर आएगा, राइट। वाइड बना देने से, एरिया बढ़ा देने से वो प्रेशर हमें कम फील होता है। हम हैवी लोड भी आसानी से कैरी कर सकते हैं सिर्फ इस वाइड स्ट्रिप की वजह से। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़े। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लूइड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है? शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। सो फ्लूइड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। फ्लूइड प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कंटेनर किस शेप और साइज का है। यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो, उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, कि कैसा, किस शेप और साइज के कंटेनर में हमने रखा है। फ्लूइड प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा फ्लूइड प्रेशर, राइट। फ्लूइड प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता फ्लूइड प्रेशर की, किस डायरेक्शन में वेसल रखा हुआ है, ठीक, या किस डायरेक्शन में वेसल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको लगना है तो परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा वो हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जितना पढ़ा है उस पे अभी देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल। इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। हमें लेक की डेप्थ पूछ रहा है हमसे, राइट। स्टेटमेंट क्या दिया? प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट
बॉटम ऑफ द लेक, राइट। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और H ध्यान देना H/2 है, तो P नॉट प्लस रो जी एच, ये होता है टोटल प्रेशर, और हाफ की बात हो रही है तो H/2 इज इक्वल टू 2/3 P नॉट प्लस रो जी एच, राइट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3P नॉट प्लस 3/2 रो जी एच इज इक्वल टू 2P नॉट प्लस 2 रो जी एच, राइट। अब 3P नॉट माइनस 2P नॉट क्या बचा, P नॉट, 2 रो जी एच माइनस 3/2 रो जी एच, 2 रो जी एच माइनस 3/2 रो जी एच, तो हमारे पास बच गया रो जी एच बाई 2, और ये P नॉट, हमें क्या निकलना था, H निकलना था। तो यहां से हम H इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2P नॉट अपॉन रो जी, ठीक। P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डेंसिटी हम वाटर की लेंगे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है। तो यहां से देखिए 2 इंटू, अभी हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, याद आया, 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, अपॉन डेंसिटी क्या होगी वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेंगे, क्या 10, ठीक है। तो हाइट जो आई कितनी आएगी, यहाँ 10⁴ लिख सकते हैं, ऊपर गया तो 10 बचा, ठीक है। तो हाइट हमारी आ जाएगी 20 मीटर, यहां से हाइट कितनी आई 20 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके। A uniformly tapering vessel is filled with a liquid of density 900 kg per meter cube. The force that acts on the base of the vessel due to the liquid is, हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, राइट। और प्रेशर इज इक्वल टू हमें एक चीज और पता है कि रो जी एच होता है इनटू एरिया, ओके। और रो की वैल्यू, डेंसिटी वहां दे रखी है कितनी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इनटू जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हाइट 0.4 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं 4/10 इंटू एरिया दिया है 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1/1000, राइट। लिख सकते हैं 10⁻³ है, तो माइनस जब 0 0 गया 10 से 10 भी कैंसिल, ठीक, क्या रहा 9 4 36 2, ठीक है, 72/10, फोर्स इज इक्वल टू क्या मिला 72/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2 न्यूटन, 7.2 न्यूटन, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड, ध्यान देना, प्रेशर बॉटम पे किसी टैंक में रखा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लिक्विड प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे, नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा, ओके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो आज के लेक्चर्स में हमने जितना देखा इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के साथ प्रेशर फ्लूइड के, तब तक के लिए थैंक यू।